खोज की आर शर्मा शास्त्री ने 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। अब देखो, अभी तुम देख रहे हो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज, तो लग रहा है हाँ भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो क्या है, लेकिन जब तुम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखोगे तब पता चलेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1905 में कितनी महान उपलब्धि मानी गई थी। क्योंकि 1905 का ही वर्ष है जब एक छोटा सा पिग्मी राष्ट्र जापान के हाथों रसिया जैसा एक जाइंट नेशन को पराजित किया गया था। तो जापान के हाथों रूस हारा था और 1905 में ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज हुई थी। तो उसको माना जाता है एशिया के उत्थान से जोड़ा जाता है कि उसके साथ एशिया का उत्थान हुआ। कहोगे क्यों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एशिया का उत्थान क्यों? आगे अनुभव करोगे, जब आगे का जब काल में तुमको कराऊंगा तो आगे मैं अनुभव कराऊंगा। क्योंकि केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, रीड फील एंड थिंक। रीड के साथ आपको थिंक और फील भी करना चाहिए, एवरीथिंग, यही मेरा मोटो है। अब तुम समझ सकते हो कि मैकियावेली एक विद्वान था पश्चिम का, 16वीं सदी के यूरोपीय विद्वान का नाम था मैकियावेली। तो मैकियावेली के बारे में कहा जाता है कि वही दुनिया में राजनीतिक यथार्थवाद का जनक था। इससे पहले जो राजनीति पर जो भी लिखते थे वो आदर्श की बातें करते थे, महान महान बातें करते थे कि राजा आपके पिता है, प्रजा उसके पुत्र है। जैसे तो राम राज्य में राम ने सब कुछ अपनी प्रजा के लिए त्याग दिया और प्रजा भी राम के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते थे। तो पहली बार मैकियावेली ने के बारे में कहा गया कि उसी ने इस धारणा को खंडित किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है, प्रजा अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है। तो स्वार्थ पर आधारित संबंध है। और उसने राजा को कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई कि जनता को कैसे अपने प्रभाव क्षेत्र में रखा जाए। तो ये बहुत नई चीज मानी गई, इसको राजनीतिक यथार्थवाद कहा गया। मैंने आदर्शवाद से हट के यथार्थ की बात करने लगा। तो उसमें पश्चिम वालों ने कहा कि भाई आधुनिक राज व्यवस्था के जन्मदाता तो हम है, क्योंकि मैकियावेली को हमने पैदा किया। जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1905 में आया तो कहा अरे मैकियावेली से 2000 वर्ष पहले हमारे यहाँ कौटिल्य आ चुका था जो ये बात कह चुका था। Are you getting this point or not? और उसी वर्ष जापान के हाथों रूस की पराजय हुई तो कहा कि एशिया का उत्कर्ष है। इट वॉज सपोज टू बी, सुनील खिलनानी लिखते हैं इनकार्नेशंस नामक अपने बुक में कि द डिस्कवरी ऑफ अर्थशास्त्र and defeat of Russia at the hand of Japan were projected as the resurgence of Asia as a whole. एक तरफ सैनिक क्षेत्र में जापान चुनौती दे रहा है रशिया को और वैचारिक क्षेत्र में भारत चुनौती दे रहा है उसकी पश्चिम को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि 1905 के वर्ष में मानी गई। अगर सिर्फ पढ़ते हो कि हाँ भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर शर्मा शास्त्री ने खोजा और 1905 में खोजा, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, खोजा उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। तो प्राचीन ग्रंथों की खोज इन्होंने की, लेकिन फिर इसके बाद इनकी कुछ सीमाएं भी रही। सीमाएं क्या, मैंने पहले ही बता दिया। अगर पूरे मोहल्ले के लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि मेरा बच्चा इस मोहल्ले का सबसे खराब बच्चा है और बदले में प्रतिक्रिया में मैं ये सिद्ध करने का प्रयास करूं नहीं यही बच्चा इस मोहल्ले का सबसे बेहतर बच्चा है, अगर वह एक प्रकार के पूर्वाग्रह का शिकार था तो मैं भी तो दूसरी तरह के पूर्वाग्रह का शिकार हो जाता हूं। अब भारतीय इतिहास के कुछ कालों की महान उपलब्धियों की चर्चा इन्होंने करते हुए उसे स्वर्णयुग करार देना शुरू कर दिया। तो स्वर्णयुग जैसी अवधारणा कुछ कालों के लिए। और दूसरी चीज यह है कि इन्होंने राजनीतिक इतिहास पर तो लिखा, सांस्कृतिक इतिहास पर भी लिखा, लेकिन आर्थिक सामाजिक इतिहास पर पर्याप्त रूप में नहीं। आर्थिक सामाजिक इतिहास को इन्होंने दरकिनार किया। फिर जो प्राच्यवादियों ने और उपयोगितावादियों ने गलती की थी, ये गलती इन्होंने भी की। इन्होंने अपने अध्ययन स्रोत के रूप में संस्कृत ग्रंथों को ही आधार बनाया और पाली और प्राकृत जैसे ग्रंथ में आगे भाषा बताऊंगा कि संस्कृत तो अभिजातीय कुलीनों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी, और पाली और प्राकृत जनसामान्य की भाषा थी। लेकिन अगर आप संस्कृत को महत्व देते हो और पाली और प्राकृत जैसे लोक भाषा को अस्वीकार करते हो तो लोक तक आप पहुंचोगे कैसे? लोक चेतना का ज्ञान आपको कैसे होगा? आप तो बस अभिजात विचारों में ही उलझ कर रह जाओगे। ये समस्या इनके साथ भी आ गई। और लास्ट में कह सकते हो कि भले ही इन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को तो चुनौती दे दी, नामकरण को तो चुनौती दे दी, परंतु काल विभाजन को चुनौती कहां दी? यह भी मध्यकाल का आरंभ मोहम्मद घोरी के आक्रमण से ही मानते रहे। तो सीमाएं दे दो, सीमाएं दे दो। पॉइंट फर्स्ट, देखिएगा पॉइंट फर्स्ट, इन विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारत के कुछ कालों
प्राचीन भारत के कुछ कालों की उपलब्धियों को, प्राचीन काल के कुछ कालों की उपलब्धियों को अनालोचनात्मक, अब देखो ये सबसे घबराना मत, तो हम बता देते हैं, अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया, अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया, अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया अनालोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया और उसे और उन कालों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया, और उन कालों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया, उन कालों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। अब देखो बच्चों, एक मिनट रुकना, ये जो मैंने अनालोचनात्मक शब्द कहा वो तुमको थोड़ा कष्ट दे रहा होगा, मैं बताता हूं। जब किसी चीज का मूल्यांकन होता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों तौल के तब निर्णय लिया जाता है। जैसे आप अगर मान लो गुप्त काल को ही स्वर्ण युग बोलते हो, ठीक है बोलो, लेकिन आप अर्थव्यवस्था पर भी तो नजर डालो, समाज पर भी तो नजर डालो। उस काल में जो राजनीतिक संबंध है, जिसको सामंतवाद जैसी चीज कही गई, उस पर भी तो हल्की सी फोकस डालो। अब देखो, इसमें मैं आपको संशोधनवादी विद्वान बताऊंगा, जैसे उपिंदर सिंह भी कहते हैं कि स्वर्णयुग शब्द तो अब देखो, अब राष्ट्रवादी बीते हुए दिनों की चीज हो गया। कहोगे भाई ये गवर्नमेंट राष्ट्रवादी को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते इतिहास लेखन। ज्यादा से ज्यादा जो कर रहा है वो मार्क्सवादियों को काट रहा है और संशोधनवादी विचार दे रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी तो कोई लौट नहीं सकता, क्योंकि बहुत पीछे बोल गए ना, बहुत बातें इनके आउट ऑफ फैशन चली गई। स्वर्णयुग शब्द आज प्रजातंत्र के युग में चल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रजातंत्र के युग में किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि कॉमन पीपल की दशा कैसी है ना। अब इस आधार पर नहीं होता है कि रिच लोगों की दशा कैसी है, क्योंकि प्रजातंत्र का काल आया जिसमें लिख रहे थे तो प्रजातंत्र नहीं था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में कुछ लोग भी धनी हो, तो अच्छा शेक्सपियर को तुम समझोगे, शेक्सपियर जो लिख रहा 16वीं सदी में, वो तो किसके बने, सामंतों और कुलीनों के लिए लिख रहा था। तो वहां पर कॉमन पीपल का था जस्टिस कहां होगा। तो ये जो लिख रहे हैं, तो लेकिन इनका ध्यान तो समाज के ऊपर जो हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पर है, और मुकाबला है वो विदेशियों से है, विदेशी लेखकों से। तो विदेशी लेखकों से मुकाबला करने में अपनी उपलब्धियों को तो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। अब स्वर्ण युग, उसमें वर्ल्ड में कई कालों को कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ का काल, उसको ब्रिटेन में स्वर्ण युग कहा गया था। प्राचीन यूनान में एक शासक था पेरिक्लिस के काल को स्वर्ण युग कहा गया था। और भारतीय इतिहास में गुप्त काल को, चूल काल को और मुगल काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा रही थी। लेकिन दुनिया में स्वर्ण युग शब्द ने अपना रेलिवेंस ही खो दिया, क्योंकि हर जगह परीक्षण हुआ तो पाया गया कि कॉमन पीपल की दशा किसी भी काल में अच्छी नहीं रही है। क्योंकि अगर ऊपर समृद्धि दिखी है तो कॉमन पीपल का खून चूस के ही दिखी है। इसलिए स्वर्ण युग जैसी धारणा सब जगह खंडित होती चली गई। लेकिन अब इधर जो आए हैं नए नए आर्कियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं ये भाई सुनो, ठीक है राष्ट्रवादी स्वर्ण युग कहते हैं, वो भी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। आप मार्क्सवादी कहते हो कि सामंतवाद का काल था और केवल उस युग की को आप गालियां देते हो। मैंने कहते हो कि अब जैसे डी कौशाम्बी कहेंगे, मार्क्सवादी विद्वान, कि कालिदास, भारवी और हरिसेन, अजंता तथा देवगढ़ के दशावतार मंदिर की उपलब्धियों के नीचे दबे और पीसते हुए वे लोग थे जिनके गीत गाने वाले कोई हरिसेन, वसभट्टी और वासुल नहीं था। मैंने एकदम आंसू बहा देते हैं कि भाई कॉमन पीपल का ऐसा शोषण हुआ और आप इसको गोल्डन एज करें। उपिंदर सिंह कहते हैं कि देखिए आप गोल्डन एज मानिए या ना मानिए, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि गुप्त काल में पूरे साहित्य को और कला को हम काउंट करते हैं तो लगता है कि उपलब्धियां बहुत है भाई। किसी एक काल में इतनी कलाकृतियां, अजंता के चित्र और ये सारनाथ की मूर्ति कला और नागर शैली की आधारशिला वहीं निर्मित हुई, कालिदास, विशाख दत्त, शूद्रक,
अब ऐसी रचनाएं, पंचतंत्र की कथा, विष्णु है ना शर्मा, इस तरह से इतने सारे विद्वान लेखक, और किसी काल में नहीं। तो भैया तुम कहते हुए आर्थिक पतन का काल है, तो उपेंद्र सिंह ने वैलिड क्वेश्चन ये उठाया कि एक चीज बताइए कि इतने सारे जो कलाकार और साहित्यकार हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है? क्या ग्रामीण लोग दे रहे हैं? अगर नगर का पतन हो रहा था तो कालिदास कहाँ गांव में रहेंगे और उनको कोई गांव का कोई किसान उनको खिलाएगा? अगर नगर नहीं थे तो इतनी कलाकृतियों को संरक्षण कैसे दे रहा था और कौन दे रहा था? कोई सब्सिडी पर वो चल रहे थे, समझ लो कि नहीं? तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया था। आज की तारीख में तुमको लिखना होगा तो हम तुमको ये वाला अप्रोच बता देंगे कि हाँ भाई किस तरह से तुम स्टैंड ले लो, तो वो तो हम तुमको अप्रोच बताते जाएंगे। अप्रोच अगर हम इसलिए पहले तुमको इतिहास देखने बता दे कि तुम्हारा दिमाग पहले थोड़ा सोचिएगा तभी ना, कि वहां पर जाके तो क्वेश्चन को खुद टैकल करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा एक्टिव हालत में हो, ये पहले हमारा काम है। तो ये उपलब्धियां थोड़ा सा, तो क्या लिखा है आपने? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट ही है ना, पॉइंट 2 लिखिए। हाँ। इन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक और इन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। इन विद्वानों के द्वारा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। वहीं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। आर्थिक सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में संस्कृत ग्रंथों को ही महत्व दिया। वहीं लोक भाषा पाली एवं प्राकृत में लिखित ग्रंथों को नजरअंदाज किया। इस कारण जनसामान्य का इतिहास महत्व नहीं पा सका। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अंत में यद्यपि इन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को तो अस्वीकार कर दिया। यद्यपि इन्होंने जेम्स मिल के नामकरण को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु उसके काल विभाजन के आधार को बने रहने दिया। मतलब ये मैं क्या कहना चाहता हूं, बात समझ में आई?
जैसे उन्होंने नामकरण में तो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल को अस्वीकार करके प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल कह दिया। लेकिन इसके करने के बाद भी ये भी तो मानते हैं कि मध्यकाल का इतिहास मोहम्मद गुरी की शासन की स्थापना के साथ आरंभ होता है। या भारत में मध्यकाल का आरंभ ये मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही मानते हैं। तो एक उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में मध्यकाल का आरंभ, उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में मध्यकाल का आरंभ, उदाहरण के लिए इन्होंने भी भारत में मध्यकाल का आरंभ, भारत में मध्यकाल का आरंभ मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। इन्होंने भी भारत में मध्यकाल का आरंभ मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना, मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ माना। अब बच्चों यही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का है, तत्काल इतना जान लो। अब नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दे दो, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। लिखिएगा, हाँ 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 हाँ, लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ 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 हाँ, इस दृष्टिकोण को, हाँ हाँ इस दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले लेखकों ने, इस दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले लेखकों ने इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या, इतिहास के में परिवर्तन की व्याख्या, परिवर्तन की व्याख्या में, परिवर्तन की व्याख्या में मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित, मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित, मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष, मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा को महत्व दिया, की अवधारणा को महत्व दिया, महत्व दिया, महत्व दिया। हाँ, इसलिए इन्हें मार्क्सवादी कहा गया। इसलिए इन्हें मार्क्सवादी कहा गया, इन्हें मार्क्सवादी कहा गया। देखो बच्चों, मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक बहुत बड़ा डायरेक्शन लाया है इतिहास लेखन में, और मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को वर्णन से विश्लेषण की तरफ मोड़ा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी आप मान सकते हो, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं भी है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि आप कहते हो मार्क्सवादी, तो यहां पर जिस तरह लाल और लाली में अंतर है, उसी प्रकार मार्क्स और मार्क्सवादी में अंतर है। जैसे लाली लाल को लिए हुए होता है, परंतु लाल का पर्यायवाची नहीं होता। लाल यानी लालिमा, अगर लाल का चीज ली हुई है तो उसको लाली बोलते हो, लेकिन लाली लाल नहीं है। उसी प्रकार भारतीय मार्क्सवादी मार्क्स नहीं है। दो आधार पर मार्क्स ये डिफर कर जाते हैं आगे। पहला तो पहले उन्होंने मार्क्स की एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा को कंप्लीटली अस्वीकार कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क्स की एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा क्या कहती है। यह अवधारणा कहती है कि भारतीय समाज अपरिवर्तनहीन समाज था, यानी भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण विद्यमान नहीं थे, बाह्य कारक से ही परिवर्तन का तत्व भारत में आया। तो इन्होंने सबसे पहले, मार्क्सवादियों ने इस धारणा को अस्वीकार किया है। उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि नहीं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्क्स ने क्या किया था कि वहां पर एक्चुअली मैं वर्ग संघर्ष शब्द का जानकर प्रयोग कर रहा हूं। वैसे मार्क्स की जो औपचारिक शब्द जो उसने दिए थे, वो दिए थे उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द अभी तुम लोगों में से बहुतों के लिए कष्टकर हो जाता। तुम्हारी सुविधा को ध्यान में रखकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जगह मैं वर्ग संघर्ष शब्द का यहां पर ज्यादा प्रयोग कर रहा हूं, कि सो दैट यू हैव टू बी फैमिलियर विद द टर्म। तो
आप अगर देखते हो यहां पर यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग हियर, दैट इज नोन एज वर्ग संघर्ष, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हो। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट को मार्क्स ने पश्चिम के संदर्भ में क्लास कॉन्फ्लिक्ट अथवा वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी, और वर्ग संघर्ष को मार्क्स ने परिवर्तन का एक मूल कारण माना था कि दैट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ चेंज। तो यूरोप में वो माना था वर्ग संघर्ष, और भारत के संदर्भ में कहता था कि वर्ग संघर्ष नहीं है। मार्क्सवादियों ने कहा कि नहीं, भारत में भी वर्ग संघर्ष है और वर्ग संघर्ष के कारण परिवर्तन होता है। अब देखो इनका मोटे तौर पर, तुम मेंटली अलर्ट हो क्या, मोटे तौर पर इनकी व्याख्या क्या है। ये मान के चलते हैं, दो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। एक शब्द है उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधन का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था, या कह सकते हो आर्थिक संरचना। उसको उन्होंने कहा मूल ढांचा, आर्थिक संरचना को उन्होंने कहा मूल ढांचा। तो इनका देखो मोटे तौर पर व्याख्या क्या है, तुम मेंटली अलर्ट हो। जैसे मार्क्स का, मैं पहले मार्क्स बता देता हूं, फिर मार्क्सवादी। मार्क्स और मार्क्सवादी में थोड़ा सा फर्क है, लाल और लाली की तरह। जैसे मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधन अर्थात अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। मार्क्स कहता है कि इतिहास में परिवर्तन कैसे होता है, तो उसी परिवर्तन की व्याख्या करते हुए कहता है कि उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है, और जो वर्ग विजेता बन जाता है वो उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है। तो उत्पादन के साधन पर कब्जा तो कर लेता है, परंतु उसकी चिंता वहीं समाप्त नहीं हो जाती है। उसकी चिंता वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानता है कि अभी तो हमने उत्पादन के साधन पर कब्जा कर दिया, लेकिन जो वर्ग संघर्ष तो रुक नहीं जाता। उसका मानना है कि वर्ग संघर्ष निरंतर होता है। तो जो वर्ग विजेता होता है वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है। अब उसने जब उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लिया तो उसकी चिंता यह होती है कि भविष्य में यहां से हमें कोई विस्थापित ना करे, इसलिए जानबूझकर वो, जैसे उसने मूल ढांचा आर्थिक ढांचे का नाम दिया, तो ऊपरी ढांचा वो कहता है राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा। मैंने राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को वो ऊपरी ढांचा कहता है, और आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को वो मूल ढांचा कहता है। तो कहता है कि जब दो वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है, ये मैं बड़ा फंडामेंटल चीज आपको बता रहा हूं, चाहे वो इतिहास हो या कोई विषय हो, मार्क्सवादी व्याख्या यही कहे। चाहे वो इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, लेकिन व्याख्या यही कॉमन मार्क्सवाद का हर जगह चलेगा। बस मोटे तौर पर तुमको समझ लेना है कि वो कहता है कि आर्थिक ढांचा, मूल ढांचा पर जो कब्जा, मूल ढांचा इसलिए कहता है कि सारा परिवर्तन यहीं से हो रहा है। अब इस पर जिसने कब्जा किया उसको डर है कि भविष्य में कहीं हमें विस्थापित न कर दे, इसलिए वो राजनीतिक संरचना में, सामाजिक संरचना में और सांस्कृतिक संरचना में अपने हित के अनुकूल परिवर्तन ला देता है। तो जब अगर कोई नया वर्ग अगर आर्थिक ढांचे पर कब्जा करेगा, तो राजनीतिक ढांचे पर, सामाजिक ढांचे पर और सांस्कृतिक ढांचे पर अपने ढंग से वह परिवर्तन लाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जब तक यहां हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो इस पर हमारी, जैसे उत्पादन के साधन है, तो उत्पादन के साधन को वो कहता है मूल ढांचा, मूल ढांचा, और यही मूल ढांचा उसका जो होता है वही होता है आर्थिक संरचना। और उसका मानना है कि ये जो ढांचा ऊपर होता है, तो ऊपर में वो जो ऊपरी ढांचा जिसको बोलता है, तो उसका मानना है कि जैसे ऊपरी ढांचा में है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसको वो मानता है। सांस्कृतिक में विचारधारा वगैरह सब आ जाता है। तो इसको थोड़ा समझना, अगर थोड़ा सा मेंटली अलर्ट नहीं रहोगे तो इसको नहीं समझ पाओगे, और अगर इसको समझ गए तो एक बहुत बड़ी व्याख्या समझ गए। तो अब राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचा ऊपरी ढांचा मानता है, तो मानता है कि उत्पादन के साधन पर जो वर्ग कब्जा करता है,
तो उसको डर होता है कि दूसरा वर्ग इस पर से हमको धक्का देकर हटा देगा। तो इसमें इस तरह से परिवर्तन, मैंने राजनीतिक संरचना को इस प्रकार से बनाएगा ताकि वह उसके हित में जाए, सामाजिक संरचना को इस प्रकार बनाएगा ताकि अर्थव्यवस्था पर हमारी नियंत्रण मजबूत रहे, मतलब ऐसे सामाजिक नियम बना देगा। जैसे उसका कहना था कि जब सामंतों का नियंत्रण यहाँ हुआ तो हमारा समाज भी सामंती था, हमारी सोच भी सामंती थी, क्योंकि ऊपर से सामंतों ने हमारी सोच को इस प्रकार से बदला। अब जैसे रामायण की कथा देख, तो रामायण की कथा चाहे जो भी है, गुप्तकालीन के वैल्यू सिस्टम को व्यक्त करता है, पुरुष प्रधान समाज को व्यक्त करता है। पत्नी के साथ देखते हो तुम, अगर महाभारत देखो तो उसका अपने युग की इन्वायरमेंट को व्यक्त करता है। तुम जिस युग की रचनाएं देखो उस युग के जो प्रभावी वर्ग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करता है। शेक्सपियर की रचना है, 16वीं सदी के जो कुलीन है उनके सोच को व्यक्त करता है। कोई गरीब है उसका पात्र, चाहे वो किंग लियर हो या मैकबेथ हो, सब तो किंग ही है, या बड़े बड़े प्रिंस हैं या सेनापति है। किसी गरीब के बारे में कहां लिखा हो, क्यों लिखेगा? क्योंकि वो जिस युग में होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो यहां पर कब्जा करता है वो यहां पर इस तरह से परिवर्तन लाता है कि हमारी पकड़ यहां आगे मजबूत रहे। इसलिए आर्थिक ढांचा ही राजनीतिक ढांचे, सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक ढांचे के परिवर्तन को रेखांकित करता है। लेकिन बच्चों, अब ये तो मार्क्स कह के चला गया। मार्क्स के जाने के बाद एक मार्क्सवादी लेखक आया, उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। वो इटली का था, उसका नाम एंटोनियो ग्राम्सी था। नाम सुनकर घबराना मत, ग्राम्सी ग्राम्सी बोलते हैं उसको। इसे तो कुछ चिंतक नहीं, तो बहुत हल्का फुल्का चिंतक के नाम बोल रहा हूं। पर तो फर्स्ट पेपर में बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको थिंकर्स ही थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है। तो जो एंटोनियो ग्राम्सी है, वो एंटोनियो ग्राम्सी ने, क्योंकि वो इटली में था, उसमें मुसोलिनी का नाम सुना हुआ है तुमको? वो फांसीवाद एक विचारधारा को मुसोलिनी ने प्रोत्साहन दिया था। तो मुसोलिनी ने क्या किया कि जितने भी लेखक और कलाकार मार्क्सवादी थे, एंटोनियो ग्राम्सी भी मार्क्सवादी था, तो उसने एंटोनियो ग्राम्सी को भी बंदी बना के जेल में डाल दिया। तो वहीं पर उसने प्रिजनर्स डायरी लिखा, एक प्रिजनर्स डायरी करके एक बुक लिखी। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने देखा कि मार्क्स तो कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो फिर राजनीति में, समाज में और संस्कृति में परिवर्तन होता है। क्योंकि जो आर्थिक ढांचे पर कब्जा करते हो, राजनीतिक ढांचे, सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन लाते हैं। मुसोलिनी तो हद कर दी, ये फांसीवादी विचारधारा फैलाया और फांसीवादी विचारधारा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया और तब अर्थव्यवस्था को ही बदल डाली। तो इसका कहना है, इसका मतलब है कि मूल ढांचा ही ऊपरी ढांचा को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि कई बार ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचा को रूपांतरित कर देता है। तो इसका मतलब अगर मूल ढांचा ऊपरी ढांचा को आकार देता है तो ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचा को अपने ढंग से प्रभावित करता है। इसलिए मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा दोनों के परस्पर द्वंद्व की व्याख्या के आधार पर इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। यानी मूल ढांचा ऊपरी ढांचा के परस्पर संबंधों के आधार पर, यानी मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा के परस्पर द्वंद्व के आधार पर, यानी मूल ढांचा ऊपरी ढांचा को बदलता है तो ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचा को प्रभावित करता है, और इसके द्वंद्व के आधार पर तब हमें इतिहास की फर्दर व्याख्या करनी चाहिए, तभी हम इतिहास के साथ जस्टिस करेंगे। इसलिए तुम देखोगे जो मार्क्सवादी लेखक लिखा है, केवल मार्क्स के आधार पर नहीं लिखा है, एंटोनियो ग्राम्सी के आधार पर लिखा है। और एंटोनियो ग्राम्सी ने मूल ढांचा और ऊपरी ढांचा इन दोनों के बीच संतुलन करने की बात कही है। वो अकेला मूल ढांचा को ही टोटल निर्धारक नहीं मानता है, बल्कि दोनों के बीच परस्पर संबंध की बात करता है एंटोनियो ग्राम्सी। इसलिए तुम देखोगे, जैसे बुद्धा काल पढ़ोगे तो तुम देखोगे, एक तरफ तुम सुनोगे कि एक तरफ जब मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होगा, उत्पादन अधिशेष होगा, तो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के उद्भव का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन जब बौद्ध पंथ आएगा तो अपने ढंग से वो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देकर नगरीकरण को गति प्रदान करेगा। तो अगर आर्थिक कारक अगर धर्म के उद्भव का रास्ता तैयार करता है तो धर्म भी अपने ढंग से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब जो व्याख्या मार्क्सवादी होती रही इसी प्रकार से होती रही। तो हम वन बाय वन तुमको समझा के लिखवा देते हैं। नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। मार्क्सवादी लेखकों में प्राचीन काल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन, प्राचीन काल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन, प्राचीन काल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला, प्राचीन काल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला डीडी कोशाम्बी
डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी। डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी। डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, टू द इंडियन हिस्ट्री लिखी। – 1956 में लिखी थी। 1956 में 1956 कर दो। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बुक कभी कभी यूजीसी में पूछ देता है कि किसने लिखी, किस मार्क्सवादी लेखक ने ये बुक लिखी थी। एन इंट्रोडक्शन बड़ा फेमस बुक है क्योंकि यही ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव रखी। आगे आर एस शर्मा, डी एन झा, वी एन एस यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे और आर एस शर्मा, डी एन झा दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। पटना से पढ़े थे, फिर दिल्ली में आए। तथा वी एन एस यादव तथा कई अन्य इस परंपरा में लिखते रहे। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे डीडी कोशाम्बी बेसिकली हिस्टोरियन पहले नहीं थे, बाद में हिस्टोरियन हुए। और बिपिन चंद्रा भी जो मॉडर्न हिस्ट्री में इतना योगदान था, वो पहले इंजीनियर थे, फॉरेन कंट्री से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, बाद में हिस्ट्री की तरफ आकर्षित हुए। तो देखो मॉडर्न में कितने बड़े विद्वान हो गए। ये मैथमेटिशियन थे, बाद में अपने पिता जेठे धर्मानंद कोसाम्बी के प्रभाव में, बुद्धिस्ट स्टडी के विद्वान थे, उन्हीं के प्रभाव में इन्होंने सीखा था। और मात्र 45 ईयर्स के एज में मर गए। अदरवाइज ये कुछ और भी कंट्रीब्यूट करते हिस्ट्री को। न्यूमिस्मेटिक्स को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। बाद में आर एस शर्मा बहुत लंबे समय तक सेवा की इतिहास की, 2011 में गुजरे हैं। यूपीएससी ने उनको सम्मान देने के लिए कम से कम 1.5 क्वेश्चन पूछा उनके बुक इंडियन फ्यूडलिज्म से, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में वो सब बहुत बड़े पिलर थे। फिर डी एन झा भी जीवित हैं, उन्हीं की शिष्य परंपरा से थे। डी यू मेहरिन काफी अब वो भी रिटायर्ड हैं। और वी एन एस यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे। पॉसिबली शायद उनको लगता है उनका डेथ हो गया होगा अब तक, वो पहले काफी बीमार रहते थे। तो वो भी मतलब इस परंपरा में लिखते थे। और वी एन एस यादव हालांकि दिल्ली से नहीं थे, इलाहाबाद से थे, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। और अभी वर्तमान में हमको पता नहीं कि वो जीवित हैं, लिख रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि हो भी, लेकिन अब हमको लगता है कि शायद एक्टिवली शायद काम नहीं कर रहे। तो इन विद्वानों का, अब रोमिला थापर तुम कहोगे तो रोमिला थापर की बड़ी अजीब विषय थी। उस अपने को सोशल हिस्टोरियन कहती हैं। सोशल हिस्टोरियन मैंने मार्क्सवादी नहीं कहती हैं, मतलब कोई अगर मार्क्सवादी उनको कह देता है तो चिढ़ जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई लोगों की परंपरा रही है, विशेषकर आजकल के जो दक्षिणपंथी लेखक हैं उनकी परंपरा रही है कि प्राचीन काल में जो विरोधी विचार रखने वाले लोग थे उनको नास्तिक नाम दे देते थे, और अभी जो विरोधी विचार रखने वाले लोग हैं उनको मार्क्सवादी नाम दे देते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे प्राचीन काल में, उनका कहना था कि प्राचीन काल में जैसे अब चारवाक है या अजित केशकमरिन है, जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट में लिखा तो उसको नास्तिक करार दे दिया गया। तो उसी प्रकार से इनका कहना है कि प्राचीन काल में जो लिखते थे उस समय के अभिजात्य के अगेंस्ट में, तो उसको नास्तिक करार दे देते थे, अभी मार्क्सवादी करार दे देते हैं। तो वो अपने आप को सोशल हिस्टोरियन कहते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि भाई वो भी मार्क्सवादी कहीं भाई बिरादर हैं, कोई अलग नहीं है, मतलब वो भी वही हैं। तो खैर एनीवे, तो इस तरह से तुम देखते हो कि मार्क्सवादी। अब नीचे व्यक्ति का लिखिएगा विशेषता, डैश देकर, विशेषता करके डैश दे दो, पहले विशेषता करके डैश दे दो, डैश देकर लिखिए कि मार्क्सवादी लेखकों ने
मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। इतिहास की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने इतिहास में आर्थिक ढांचा अथवा उत्पादन के साधन को विशेष महत्व देते हुए यह दर्शाया कि यही मूल ढांचा होता है और यह मूल ढांचा ऊपरी ढांचा अर्थात राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रशस्त करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है। फिर उनका करता है। बदले में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना भी आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। अतः उनके विचार में मूल ढांचे एवं ऊपरी ढांचे के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर मूल ढांचे एवं ऊपरी ढांचे के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। देखो बच्चों, मैंने विशेषता आपको लिखवा दी और समझा भी दिया है। फिर घर पर एक बार जाके पढ़ लेना। अगर फिर भी ना समझ पाए तो कल पूछ लेना तुम हमको, तो हम फिर बाकी सेकंड टाइम भी समझा देंगे। लेकिन एक टाइम तुम घर पर जाके इसको पढ़ के इसको समझने का प्रयास करना। तो ये तो हो गई विशेषता। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए योगदान।
जब योगदान में पॉइंट फर्स्ट लिखो। देखो पहला पॉइंट मैं लिखवाता हूं। एक्चुअली देखो तुम लोग प्राय प्रश्न करते हो मुझसे, तुम लोग नहीं करते, तुम लोग तब थोड़ा सा समझदार अब होते जा रहे हो। जो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं ना, वो प्रश्न करते हैं कैसे सर सुनते इतिहास में बहुत फैक्ट्स होता है क्या। अब उनको मैं कैसा बताऊं कि वो प्राच्यवादियों का और राष्ट्रवादियों का इतिहास को ही इतिहास मानते हैं। ये तो 1950 के दशक से ही इतिहास वर्णनात्मक से विश्लेषण परक हो गया। यानी इतिहास जो है वो राजनीतिक इतिहास से धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक इतिहास की तरफ यात्रा शुरू हो गई और इतिहास वर्णनात्मक से विश्लेषण परक हो गया। तो इतिहास के पूरे स्वरूप को ही, इतिहास की व्याख्या के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया मार्क्सवादी लेखकों ने। तो लिखिएगा, लिखिए, अब इतिहास का अध्ययन, अब इतिहास का अध्ययन राजवंशों, अब इतिहास का अध्ययन राजवंशों के अध्ययन से, राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़कर, राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक संरचना, आर्थिक सामाजिक संरचना के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ, आर्थिक सामाजिक संरचना के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ, अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ, उन्मुख हुआ तथा वर्णनात्मक से, तथा वर्णनात्मक से, वर्णनात्मक से उन्मुख हुआ तथा वर्णनात्मक से विश्लेषण परक बन गया। वर्णनात्मक लिख लोगे, वर्णनात्मक से विश्लेषण परक बन गया, विश्लेषण परक बन गया, से विश्लेषण परक बन गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देखिए, हाँ 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 लिखिए, हाँ, इन विद्वानों ने जेम्स मेल, इन विद्वानों ने जेम्स मेल के काल विभाजन को चुनौती देते हुए, काल विभाजन को चुनौती देते हुए, काल विभाजन को चुनौती देते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया, यह स्थापित करने का प्रयास किया, यह स्थापित करने का प्रयास किया कि मध्यकाल के आगमन के लिए, मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गोरी, मध्यकाल के आगमन के लिए हमें मोहम्मद गोरी के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें मोहम्मद गोरी के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, मोहम्मद गोरी के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बल्कि हमें आर्थिक सामाजिक ढांचे की, हमें आर्थिक सामाजिक ढांचे की, आर्थिक सामाजिक ढांचे की उन कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए, हमें आर्थिक सामाजिक ढांचे की उन कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए, करना चाहिए जिस कारण से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल हुआ, जिस कारण से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। वह कारण था, वह कारण था सामंतवाद का उद्भव, वह कारण था सामंतवाद का उद्भव, वह कारण था सामंतवाद का उद्भव, उद्भव। अतः इन विद्वानों के अनुसार, अतः इन विद्वानों के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार कि भारत में मध्यकाल का आरंभ, भारत में मध्यकाल का आरंभ, मध्यकाल का आरंभ सामंतवाद के उद्भव के साथ ही,
भारत में मध्यकाल का आरंभ सामंतवाद के उद्भव के साथ ही माना जाना चाहिए। सामंतवाद के उद्भव के साथ ही माना जाना चाहिए। बच्चों यहां पर थोड़ा सा गौर करो। जेम्स मिल ने जो 3 नाम दिए थे, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, याद है? और जेम्स मिल ने काल के विभाजन का आधार किसे बनाया था, याद है? उन्होंने बनाया था, जेम्स मिल ने, कि मध्यकाल का आरंभ उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना से माना जाना चाहिए। और तुर्की शासन की स्थापना किसके समय हुई? तो मोहम्मद गोरी के समय हुई। तो अब देखो, अब जाहिर है कि मार्क्सवादी विद्वान हैं, तो बीइंग अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन यह मानकर चलते हैं कि राजनीति तो ऊपरी ढांचा है। अरे ऊपरी ढांचा और मूल ढांचा भी समझाया ना तुम लोगों को। तो आर्थिक ढांचा मूल ढांचा है और राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक ढांचा ऊपरी ढांचा है। इनका यह मानना है कि भाई ऊपरी ढांचा में परिवर्तन हो रहा है, यानी मोहम्मद गोरी आ रहा है और तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार रहे हैं। तो यहां से आप जो लैंडमार्क इवेंट इसको मानते हो, तो इस कारण को लैंडमार्क क्यों नहीं मानते हो जिस कारण से मोहम्मद गोरी जीतेगा और पृथ्वीराज चौहान हारेगा? और वो कारण है सामंतवाद। क्योंकि वो आए तो उनके पास एक विकसित मध्यकाल में, तुम देखोगे जब मैं पार्ट 3 में जाऊंगा तो मोहम्मद गोरी के विजय का कारण जानोगे कि तुर्की लोग जो भारत में आए थे तो एक विकसित एकता प्रणाली लेकर आए थे। उनकी जो पद्धति थी वो ज्यादा मजबूत थी। और भारत में उस समय जो राजपूतों में प्रचलित पद्धति थी, दैट वाज नोन एज फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के नाम से। तो सामंतवाद में जो आर्थिक और सामाजिक ढांचा को कमजोर बना देता है, तो इस कारण से राजपूत राज्यों का पतन हुआ था तुर्की आक्रमणकारियों के समक्ष। तो इनका कहना है कि भाई, तो हम भारत में सामंतवाद के उद्भव से कौन न माने? तो इनका मानना है कि 7वीं सदी से ही मानिए, हर्षा के बाद भारत में धीरे धीरे सामंतवाद का उद्भव को प्रोत्साहन मिला और फिर इसी के कारण मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो सामंतवाद के उद्भव के साथ मध्यकाल का आरंभ मानी जानी चाहिए। तो बच्चों, आज जो तुम्हारा पूर्व मध्यकाल का, जैसे तुम अपना पाठ्यक्रम देखते हो, सिलेबस देखते हो, तो सिलेबस में लिखा रहता है प्राचीन काल 750 में जाके समाप्त हो जाता है। और 750 के बाद तुम्हारा दिया रहता है पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल दिया रहता है सल्तनत काल और मुगल काल। हमने ब्लॉक 2 में ही पूर्व मध्यकाल का रखा है। तो पूर्व मध्यकाल जो पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है वो तो मार्क्सवादी विद्वानों के प्रभाव से जोड़ा गया है। तो पूर्व मध्यकाल की तो अवधारणा रहती ही नहीं। आर यू दिस पॉइंट और नॉट? तो यहीं पर ब्रैकेट डाल लो ताकि तुमको ध्यान रहे। हाँ, कि अगर वर्तमान में इतिहास के पाठ्यक्रम में अगर वर्तमान में इतिहास के पाठ्यक्रम में 750 से 1200 ईस्वी के काल को 750 से 1200 ईस्वी के काल को 750 से 1200 ईस्वी के काल को एक पृथक काल करार देते हुए उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। तो यह मार्क्सवादी इतिहास लेखकों के प्रभाव में ओके, इतना समझ गए होंगे। अब बच्चों, थोड़ा सा मैं आज आप लोगों से छुट्टी चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे कुछ काम है, जाना है कि जीएस वर्ल्ड में एक आवश्यक काम हो गया। तो आज मैं तुम लोगों को थोड़ा 1 घंटा पहले छोड़ दूंगा। और कल भी तुम लोगों का क्लास थोड़ा अफेक्टेड रहा 2 अक्टूबर के कारण। इस वीक में तुम लोगों का थोड़ा सा है, फिर अगले वीक से फिर टाइट हो जाएगा शेड्यूल। तो अब कल तुम लोगों से मिलते हैं। थोड़ा सा बच गया है इसमें मार्क्सवादियों का और उसके बाद संशोधनवादियों का थोड़ा सा बच गया है। और कल ही तुम लोगों का सोर्सेस ऑफ स्टडी, अध्ययन का स्रोत शुरू करूंगा इसको फिनिश करने के बाद। तो अध्ययन के स्रोत में थोड़ा मैं दे देता हूं आपको बुकलेट। आप
उसी के मुताबिक देख लीजिएगा। बुकलेट आप लोग बुकलेट डेली लेके आइएगा, मैं पेज संख्या बता दूंगा, वो पेज संख्या आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको समझ में आए ना आए, आपको पढ़ना है, क्लास में आप समझ ही जाएंगे उसको। देखो आप पेज संख्या 8, 9, 10, 11 हाँ 8, 9, 10, 11, 12 8, 9, 10, 11, 12 बस 8, 9, 10, 11, 12 ओके। मैं आज थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में हूं, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो, जो भी पूछना है, प्लीज कल पूछ लेंगे आप, हम आपको बता देंगे।